हेलो एवरीवन, दिस इज यामिनी टुकराल वेलकमिंग यू टू अड्डा 24/7 स्कूल। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग ऑर्गेनिजम्स को देखने वाले हैं और उनकी जो पॉपुलेशन है उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या वेरिएशंस होती हैं और ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पेसिफिकली क्या क्या वेरिएशंस होती हैं, क्या क्या उनके जो फैक्टर्स उन्हें अफेक्ट करते हैं, उनकी पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, वो सारे के सारे हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से सब टॉपिक देखेंगे? सबसे पहला ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, सेकंड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, थर्ड पॉपुलेशन इंटरैक्शन एंड लास्टली हम लोग फिनिश ऑफ करेंगे विद द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। सो वी विल स्टार्ट टुडे विद ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम लोग हैं और हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है वो आपस में कैसा रिलेशनशिप जो है शेयर करते हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं और क्या क्या फैक्टर्स जो है उन दोनों के रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट के साथ। सो इकोलॉजी इट इज बेसिकली कंसर्न्ड विद 4 बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। 4 लेवल होते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। अगर हम लोग स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में सबसे पहला लेवल होता है हमारा ऑर्गेनिजम्स का, सेकेंड होता है हमारा पॉपुलेशंस का, थर्ड होता है कम्युनिटीज का एंड फोर्थ होता है बायोम्स का। ऑर्गेनिजम्स एक के साथ एक मिलकर क्या बनाते हैं? जब सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं। डिफरेंट पॉपुलेशन जो है कम्युनिटी बनाती है और कम्युनिटीज मिलके बनाते हैं क्या? बायोम्स बनाते हैं। तो हियरार्की जो है ऑर्गेनिज्म से बायोम की तरफ मूव करती है, ऑर्गेनिज्म से बायोम की तरफ मूव करती है अगर हम लोग हियरार्की की बात करें तो। So ecology at the organismic level, it is essential physiological ecology which tries to understand how different organisms they are adapted to their environment. So अगर हम लोग ऑर्गेनिज्मिक लेवल की बात करें, है ना, ऑर्गेनिज्म के लेवल की बात करें तो उस टाइम पे इकोलॉजी क्या होती है? वो इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स है कैसे अडेप्टेड है अपने एनवायरनमेंट के साथ इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल बट उनके रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे कि हम लोगों ने डार्विन की थ्योरी में देखा है नेचुरल सिलेक्शन के अंदर कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट से अडेप्टेड होना होता है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव वाले तरीके से नहीं, मतलब सिर्फ सर्वाइवल वाले तरीके से नहीं पर रिप्रोडक्टिव वाले तरीके से। अगर ऑर्गेनिज्म एक एनवायरनमेंट में अडेप्टेड है तो वही ऑर्गेनिज्म जिसे नेचर सेलेक्ट करती है वो ही आगे रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो सबसे पहले सर्वाइवल होता है, फिर उसके बाद में क्या होता है? रिप्रोडक्शन आता है। Ecology is the branch of biology which studies the interaction among organism and their physical environment. So it is the branch of biology जिसके अंदर organism और उसके environment के बीच का जो है हम लोग relationship देखते हैं। हम लोग relationship देखते हैं कि बायोटिक के साथ एबायोटिक का क्या relationship रहता है। बायोटिक components जैसे कि हम हो गए और living organisms का relationship किसके साथ? एबायोटिक कंडीशंस के साथ, कि विंड, वाटर, सॉइल, इनके साथ क्या रिलेशनशिप शेयर होता है। सो इट इज बेसिकली कंसर्न्ड विद 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि अभी हम लोगों ने देखा था। सो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? इट इज द लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एट द इंडिविजुअल लेवल। जैसे कि हम लोग एक ऑर्गेनिज्म है ना, हम लोग एक लिविंग लेवल पे हैं, तो हमारा जो लिविंग कंपोनेंट है एट द इंडिविजुअल लेवल हमारे एक ऑर्गेनिज्म से मिलके क्या बनाता है? पॉपुलेशन बनाता है। जैसे अगर हम मोर देन 4 इकट्ठे हो जाए, मोर देन 4 अगर हम लोग इकट्ठे हो जाए तो हम क्या बना लेंगे? हम लोग एक पूरा पॉपुलेशन बना लेंगे। एंड इज बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हियरार्की, जो बेसिक यूनिट है इकोलॉजिकल हियरार्की की वो ऑर्गेनिजम्स है, वो लिविंग कंपोनेंट है जैसे कि हम। Next, population, the sum total of all the individuals of a species in a specific geographical area. अब मैं बोलूं कि मैंने कोई ज्योग्राफिकल एरिया लिया, जैसे कि मैंने मध्य प्रदेश लिया, तो मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे वो टुगेदर क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? एक पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिटीज। इट इज द असेंबलेज ऑफ ऑल द पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट इन एन एरिया दैट इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स। अब जैसे कि मैंने आपको मध्य प्रदेश का बोला, मध्य प्रदेश के अंदर कितने सारे वो होंगे? जैसे भोपाल है, अब भोपाल के अंदर एक पॉपुलेशन है ना, दूसरी जगह पे दूसरी पॉपुलेशन है, तो वो सारी पॉपुलेशंस को मिला के एमपी क्या बन जाएगा? एक बायोम बन जाएगा, एक बायोम सॉरी कम्युनिटी बन जाएगा, सॉरी कम्युनिटी बन जाएगा। बायोम तो कम्युनिटी के बाद आता है, कम्युनिटी बन जाएगा।
और कम्युनिटी क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, जिसके अंदर हमारा कम्युनिटी बन जाएगा। कम्युनिटी जो है साथ मिलकर क्या बनाती है, बायोम बनाती है। सो बायोम इट इज अ लार्ज यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ अ मेजर वेजिटेशन टाइप, एसोसिएशन, फॉना इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन। Tropical rainforest, deciduous forest, sea coast, deserts, they are the major biomes. They are the major biomes. अब deciduous forest के अंदर एक तरीके की vegetation होगी, sea coast में एक तरीके की vegetation होगी, deserts में एक तरीके की vegetation होगी, तो ये सारे क्या है, हमारे major biomes हैं। So ecosystem जो कि पहले आपके सिलेबस के अंदर था, ecosystem क्या होता है, it represents the organism and their environment in a particular area. इकोसिस्टम क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स, वो लिविंग को नॉन लिविंग के साथ लिंक करता है, लिविंग प्लस नॉन लिविंग, वो इन दोनों को जो है लिंक करता है इकोसिस्टम। ठीक है, सो इकोसिस्टम इट रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। हैबिटेट क्या होता है, इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक प्लेस और लोकेलिटी विच इज डिलिमिटेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, फिजिकल फीचर्स एंड बैरियर्स वेयर अ कम्युनिटी ड्वेल्स। हैबिटेट वो जगह होती है, वो लोकेलिटी होती है, वो स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पे जो है एक कम्युनिटी ड्वेल करती है, एक कम्युनिटी प्रॉस्पर करती है। तो इट हैज फैक्टर्स, फिजिकल फीचर्स, बैरियर्स, ये सारे के सारे जो है हमारे हैबिटेट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, निश। द इकोलॉजिकल निश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट। ऑर्गेनिज्म की जो फिजिकल स्पेस होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निश बोलते हैं। उसके रिसोर्सेज वहीं पे वो यूज करता है और उसका जो फंक्शनल रोल है इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर वो भी वहीं पे फुलफिल करता है। मतलब वो जगह जहाँ पे फिजिकली ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है, अपने आसपास के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है और अपना जो है फंक्शनल रोल निभाता है। Next, biosphere. The surface of the earth with all the life forms, that is the union of all the ecosystem, it is a highly ordered system. Biosphere क्या होता है कि it is the sum total of all the ecosystems. It is the sum total of all the ecosystem. जैसे हमारा land ecosystem है, मतलब grassland है ना, फिर हमारा क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है। इन सबका सम टोटल जो है हमारा बायोस्फीयर बनाता है। मतलब जितनी भी लिविंग एंटिटीज हमारी अर्थ पे मौजूद हैं, उन सबको टोटल कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, हमारा बायोस्फीयर करता है। Rotation of a planet around the sun and the tilt of its axis causes annual variations in the intensity and duration of the temperature, resulting in distinct seasons. अब seasons कैसे आते हैं, सबको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। अब उसका एक्सिस, अर्थ का एक्सिस कभी भी ऐसे नहीं होता है, वो ऐसे होता है ना, ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड होता है। सो द टिल्ट ऑफ इट्स वेरी एक्सिस, उसकी ये टिल्टेड जो है, और जब ये रिवॉल्व कर रहा है अर्थ सन के अराउंड, तो क्या होगा कि वो जिस हिसाब से सन की जिस डायरेक्शन में जाएगा उस हिसाब से वेरिएशन आ जाएगी हमारे सीजन में, और टेम्परेचर जो है चेंज हो जाएगा। तो ये वेरिएशन क्या करती हैं, दे टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, मतलब रेन के अंदर, और दे अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स जस्ट सच एज डेजर्ट, रेन, टुंड्रा। ये सारे के सारे जो है इसकी वजह से ही आते हैं। ये अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी, ठीक है, इसमें टेम्परेचर वेरिएशन आती है। टेम्परेचर वेरिएशन के साथ जब हम लोग प्रेसिपिटेशन की भी ले लेते हैं, तो प्रेसिपिटेशन क्या होती है हमारी, रेन एंड स्नो। प्रेसिपिटेशन क्या होती है, रेन एंड स्नो। जब हम इसको भी कंसिडर कर लेते हैं तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन इकट्ठे क्या बनाती है हमारे, इकट्ठे जो है इट अकाउंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बायोम्स, जैसे कि डेजर्ट का बायोम हो गया, रेन बायोम हो गया, टुंड्रा हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है इसी की वजह से होते हैं। So the regional and local variations within each biome, it leads to the formation of a wide variety of habitats. यही local variation और जो हमारी seasonal variation है, regional variation है, वो क्या करती है, diverse variety of habitats बनाती है। So on planet Earth, the life exists not just in a few favorable habitats, but even in extreme and harsh habitat. अब देखो जैसे हम लोग रहते हैं नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ना, कि कितने अराउंड 9 months हमारी समर रहती है ना, 9 months हमारी समर रहती है, और 3 months
3 मंथ्स हमारी क्या रहती है, अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 मंथ्स हमारी विंटर्स रहती है। तो ये टेम्परेचर बहुत ही टॉलरेबल है। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह पे यही टेम्परेचर रेंज मिले, नॉर्थ इंडिया में तो मिलती है, पर जरूरी नहीं है कि हर जगह यही टेम्परेचर मिले। कई कई जगह पे एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट्स भी होते हैं, जैसे कि राजस्थान डेजर्ट हो गया, रेन सोड मेघालय हो गया, डीप ओशन ट्रेंचेस हो गया, टॉरेंशियल स्ट्रीम हो गया, ये सारे के सारे अंदर क्या है, एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट्स हैं। So even our intestine is a unique habitat for hundreds of species of microbes। जो हमारे गट के अंदर माइक्रोफ्लोरा रहते हैं उनके लिए तो हमारा इंटेस्टाइन ही सारा हैबिटेट है ना, हमारा इंटेस्टाइन ही सारा हैबिटेट है। तो इससे पता चलता है कि हैबिटेट बहुत तरीके के होते हैं, जरूरी नहीं है कि हम जिस हैबिटेट में रह रहे हैं, जिस फेवरेबल कंडीशंस के अंदर रह रहे हैं, सारी उन्हीं कंडीशंस के अंदर रहें। सो ये हमारे कुछ मेजर बायोम्स होते हैं, डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, टेम्परेट फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल हो गया, कॉनिफरस, आर्टिक एंड अल्पाइन। सो इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा टेम्परेट और कॉनिफरस है वो डोमिनेट कर रहा है ना, जो टेम्परेट और कॉनिफरस है वो डोमिनेट कर रहा है। पर उसी तरीके से जब हम आते हैं आर्टिक और अल्पाइनिक पे, देखो ये सबसे छोटा पार्ट है, इसका सबसे छोटा है, डेजर्ट्स भी हमारे छोटे हैं, ग्रासलैंड्स भी ठीक है, टेम्परेट भी, कॉनिफरस भी और ट्रॉपिकल थोड़े बहुत है। तो उसमें हमें ये बताया गया है कि कितना उनके अंदर मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन होती है और टेम्परेचर कितना रहता है। जैसे कि डेजर्ट का टेम्परेचर हम लोग देखें, डेजर्ट के अंदर प्रेसिपिटेशन सबसे कम रहती है और टेम्परेचर इसका रहता है अराउंड 22 डिग्री सेल्सियस। जब हम ग्रासलैंड की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर जाता है और कितना इसकी प्रेसिपिटेशन अराउंड आप लगा सकते हो 70 सेंटीमीटर्स के अराउंड रहती है मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल के अंदर जो है हमारी प्रेसिपिटेशन रहती है। नेक्स्ट, एनवायरमेंट इकोलॉजी क्या होती है? एट ऑर्गेनिज्म लेवल इट डील्स विद हाउ और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दे आर अडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट। एनवायरमेंटल इकोलॉजी, जैसे कि काफी लोग जो हैं 12th के बाद में ये स्ट्रीम लेते हैं एनवायरमेंटल इकोलॉजी, तो उसके अंदर क्या होता है, हमें यही पढ़ाया जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे डील करता है विद डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स उसके सेम एनवायरमेंट में, और वो एनवायरमेंट के साथ भी कैसे डील करता है। सो डिफरेंट बायोम्स आर फॉर्म ड्यू टू, डिफरेंट बायोम्स कैसे बनते हैं हमारे? फर्स्ट, एनुअल वेरिएशन इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर। जो कि हमने देखा कि अर्थ जो है वो जब रिवॉल्व करती है तो उसकी वजह से क्या आता है, टेम्परेचर के अंदर टेम्परेचर के इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन के अंदर वेरिएशन आती है, उसकी वजह से बायोम बनता है। सेकेंड, एनुअल वेरिएशन इन द प्रेसिपिटेशन, मतलब स्नो और रेन को अगर हम लोग साथ में देखें तो उनके अंदर जो वेरिएशन आती है उससे भी हमारे बायोम्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट, द मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड आर डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा। कौन कौन से हमारे मेजर बायोम्स हैं? डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया और टुंड्रा हो गया। तो ये हमारा जो है कंडीशंस है किसकी वजह से हमारे बायोम बनते हैं। So regional and local variation within each biome it leads to the formation of a wide variety of habitats। बहुत सारे हैबिटेट्स हमारे तब बनते हैं जब हमारे बायोम के अंदर रीजनल और लोकल वेरिएशन आती है। क्या होती है? रीजनल एंड लोकल वेरिएशन आती है, जिसकी वजह से बहुत सारे हैबिटेट्स बनते हैं। देन लाइफ ऑन द अर्थ इट एग्जिस्ट इन फेवरेबल हैबिटेट्स एज वेल एज इन एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट्स। जैसे कि हमने देखा था कि एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी जो है ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं। हम लोगों के पास तो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल हैबिटेट है जिसके अंदर हम लोग और ज्यादा कमियां निकालते हैं कि नहीं, ठंड इतनी नहीं पड़नी चाहिए, गर्मी इतनी नहीं पड़नी चाहिए। पर हम ये भी तो देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है एक्सट्रीम हार्श लेवल पे सर्वाइव कर रहे हैं। The biotic components of a habitat are pathogens, parasites, predators and competitors। तो biotic components कौन कौन से होते हैं? Biotic components में क्या क्या आता है हमारा? Pathogens आते हैं, parasites आते हैं, predators आते हैं and competitors आते हैं, जिसके साथ वो एक दूसरे के साथ जो है interact करते रहते हैं constantly जो है बायोटिक प्लस बायोटिक भी इंटरैक्ट करता है और बायोटिक प्लस ए बायोटिक भी इंटरैक्ट करता है। तो ये आप देख सकते हो, ये इंटरैक्शन जो है इन सबका रहता है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में तो इंटरैक्ट करते हैं, वो साथ साथ में बायोटिक और मतलब ए बायोटिक कंडीशंस जो है उनके साथ भी इंटरैक्ट करते हैं।
सो द की एबायोटिक एलिमेंट्स दैट लीड टू वेरिएशंस, कौन से हमारे की एबायोटिक एलिमेंट्स अब तक हमें पता चल गया होगा, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, वाटर हो गया एंड सॉइल हो गया। तो ये जो है हमारे एबायोटिक एलिमेंट्स है जो कि वेरिएशन करवाते हैं, किसमें, हैबिटेट के अंदर वेरिएशन करवाते हैं। मेजर एबायोटिक फैक्टर से जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो टेम्परेचर हमारा सबसे पहला होता है। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, जब हम थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज चल जाता है। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, हमारा मेजर एबायोटिक फैक्टर होता है। टेम्परेचर क्या होता है, हमारा मेजर एबायोटिक फैक्टर होता है विच इज इकोलॉजिकली रिलेवेंट। ये इकोलॉजिकली रिलेवेंट क्यों होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अर्थ जो है ये हमारा सन है, तो अर्थ इसके अराउंड जो है रिवॉल्व कर रही है, अर्थ इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो उसकी वजह से जो है सबसे ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ लाइट की वजह से आता है। सो देयर इज अ सीजनल वेरिएशन इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ लैंड। जैसे कि विंटर्स के अंदर हमारा कितना रहता है, अराउंड 20 डिग्री रहता है। 20 भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 15 10 ऐसे ही जाता है ना, और कई जगह पे तो माइनस में भी चला जाता है। तो विंटर्स के अंदर क्या टेम्परेचर रहता है और समर्स के अंदर 40-45 तक चला जाता है। तो ये सीजनल वेरिएशन होती है, ये सीजनल वेरिएशन होती है इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द लैंड। इट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टू दी पोल्स, फ्रॉम प्लेन एरियाज टू दी माउंटेन्स। अगर अभी हम प्लेन एरिया में रह रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग ऊपर चले जाएंगे, माउंटेन्स की तरफ चले जाएंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। वैसे ही अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ चले जाएंगे तब भी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ती है। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ती है, तो वहां पे क्या होता है, हमारा हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है। So the range of temperature, it varies from sub-zero levels in polar areas to greater than 50 degrees Celsius at high altitude in tropical deserts during the summer। तो इससे हमें पता चल गया कि सब-जीरो लेवल से अगर हम लोग पोलर रीजन से भी स्टार्ट करें तो पोलर रीजन में कितना रहता है हमारा टेम्परेचर, पोलर रीजन्स में हमारा माइनस में भी रहता है, -1, -2, -10 तक भी मैंने देखा है कि जाता है। और जब हम एक्सट्रीम डेजर्टेड कंडीशंस के अंदर चले जाते हैं तो ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस भी हमारा टेम्परेचर जाता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा वेरिएशन है ना टेम्परेचर के अंदर, कि अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ चले गए या फिर हम लोग प्लेन से माउंटेन्स की तरफ चले गए तो कितनी ज़्यादा वेरिएशंस आ जाती हैं। तो वही वेरिएशंस इसके अंदर लिखी हैं। सो देन द टेम्परेचर इट अफेक्ट्स द काइनेटिक्स ऑफ द बॉडी एंजाइम एंड द बेसल मेटाबॉलिज्म। टेम्परेचर क्या अफेक्ट करता है, जो हमारे अंदर एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं उसके काइनेटिक्स को भी इफेक्ट करता है, और जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है BMR उसको भी अफेक्ट करता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को भी अफेक्ट करता है। बेस्ड ऑन द टॉलरेंस ऑफ टेम्परेचर रेंज, ऑर्गेनिज्म को हम दो में डिवाइड करते हैं, यूरीथर्मल एंड स्टीनोथर्मल। यूरी का मतलब क्या होता है, वाइड। यूरी का मतलब होता है वाइड। तो जो एनिमल्स वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, यूरीथर्मल बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीनो। स्टीनो का मतलब क्या होता है, नैरो, और यूरी का मतलब क्या होता है, वाइड। सो यूरीथर्मल जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को कर लेते हैं। जैसे बच्चों ये जो यूरी और स्टीनो है, ये दोनों वर्ड्स अच्छे से याद रखना क्योंकि ये आगे वाले चीजों में भी काम आएंगे। यूरी का मतलब वाइड, स्टीनो का मतलब नैरो। तो जो ऑर्गेनिजम्स नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीनोथर्मल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, वाटर इज द नेक्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर विदाउट लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट। जैसे कि हमने अपनी बॉडी में देखा कि 70% नहीं,
मेजर पार्ट 90% जो है हमारा वाटर ही रहता है, अप्रोक्सीमेटली 90% हमारा वाटर रहता है. सो इट इज द मेजर फैक्टर जिसके बिना में लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, जिसके बिना में लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. द प्रोडक्टिविटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन एन एनवायरमेंट इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल. सो कितना जो है प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, कितना जो है प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है और कहाँ कहाँ पे प्लांट्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये सारा का सारा हमारा वाटर अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है. कहाँ पे डिपेंड करता है? वाटर अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है. फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी which is the chemical composition and the pH of water, it is important. जब हम aquatic organisms की बात करते हैं तो जो quality होती है water की और जो pH होता है water का वो भी important होता है. Next, salinity refers to the salt concentration of water. इस पे भी जो है प्लांट्स कौन से ग्रो करेंगे भी या फिर नहीं करेंगे, कितना वो सर्वाइव करेंगे, सैलिनिटी पे भी डिपेंड करता है, विच इज द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर. किसके अंदर मेजर होता है? पार्ट्स पर थाउजेंड पे मेजर होता है. सो द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन 5 इन लैंड वाटर, 30 to 35 इन सी एंड मोर देन 100 इन सम हाइपर सलाइन लगून्स. मतलब कितने सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि हाई सैलिनिटी को भी टॉलरेट कर लेते हैं, कितने सारे प्लांट्स ऐसे जो कि हाई सैलिनिटी को भी टॉलरेट कर लेते हैं कि वो 100 मोर देन 100 में भी सलाइन सॉल्ट कंसंट्रेशन में भी वो सर्वाइव कर रहे हैं. लैंड प्लांट्स में तो ओनली 5 होता है, सी में 30 to 35 होता है. So the based on the tolerance on the range of the range of salinity organisms can be grouped under euryhaline and stenohaline. जब हम euryhaline की बात करते हैं तो organisms which can tolerate a narrow range of salinity. जैसे उसके अंदर यूरी थर्मल था, यूरी का मतलब क्या था? यूरी का मतलब क्या था? हमारा वाइड वहां पे, और स्टीनो का मतलब क्या था? नैरो. तो यूरी यहाँ पे हमारा क्या है? वाइड है. यूरी हमारा क्या है? वाइड है. ऑर्गेनिजम्स जो कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं. सैलिनिटी आ गया तो हलाइन आ गया, टेम्परेचर आता तो थर्मल होता. सो ऐसे ही अपने बायो में क्या करना है? एक वर्ड को 2 में काटना है और इजीली उसे याद कर लेना है ना. इजीली उसे याद कर लेना है कि एक वर्ड को हमने 2 में काटा और एक पहले आया दूसरा पहले आया. अगर हमें एक का भी मतलब पता है तो दूसरे का इजीली पता चल जाएगा. सो यूरी का मतलब क्या था? हमारा नैरो. ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट यूरी का मतलब था वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को जो टॉलरेट कर सकते हैं, जो कि मोर देन 100 की हम लोग बात कर रहे थे ना, जो सैलाइन लेवल में रह सकते हैं, वो है यूरी हेलाइन आ जाएंगे. स्टीनोहेलाइन जो ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी. स्टीनो का मतलब नैरो था, हेलाइन का मतलब सैलिनिटी. तो जो नैरो सैलिनिटी को टॉलरेट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीनोहेलाइन बोलते हैं. Next, many freshwater animals they cannot live for long in sea water and vice versa. बहुत सारे फ्रेश वाटर एनिमल्स जो है सी वाटर के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो उनको फेस करना पड़ता है और वो उसे टॉलरेट नहीं कर पाते हैं. ऑस्मोटिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो रिलेटेड टू वाटर होती हैं, प्रॉब्लम्स वाटर मूवमेंट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसे टॉलरेट नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट हमारा थर्ड एबायोटिक फैक्टर आता है लाइट. पहले हमने देखा टेम्परेचर, दूसरा हमने देखा टेम्परेचर के बाद हमने क्या देखा था? वाटर. एंड थर्ड हम आते हैं लाइट पे. सो लाइट क्या होता है? इट इज एन एसेंशियल फैक्टर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज परफॉर्म्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स. अब जैसे हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, सो इट इज द एक्ट ऑफ मेकिंग फूड. सो जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं और जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं उनके ऊपर ही हमारे ऑटोट्रॉफ्स जो है डिपेंडेंट होते हैं, है ना. हेटेरोट्रॉफ्स जो है ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, जैसे हम लोग प्लांट्स या एनिमल्स पे डिपेंडेंट है. सो लाइट किसके लिए जरूरी होती है? फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स को जो है खाना सिंथेसाइज करना होता है. खाना किसकी फॉर्म में होता है? शुगर्स की फॉर्म में होता है. ऑक्सीजन इट इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान में रिलीज होती है. मेनी स्मॉल प्लांट्स लाइक हर्ब्स एंड श्रब्स दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस अंडर वेरी लो लाइट कंडीशंस बिकॉज दे आर ओवरशैडोड बाय टॉल कैनोपीड
ट्रीज। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो हम लोगों के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के बाद जब वो रिएक्शन दूसरा परफॉर्म करते हैं, उसके अंदर वो लोग ऑक्सीजन निकालते हैं। देन many small plants like herbs and shrubs they can perform photosynthesis। herbs और shrubs मतलब जो छोटे plants होते हैं वो भी जो है परफॉर्म कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस, बट वो ऐसे अडेप्टेड होते हैं कि वो कम लाइट के अंदर भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है टॉल कैनोपी ट्री से हमेशा कवर्ड रहते हैं। तो कब तक वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, तो उन्होंने वे आउट ढूंढा, उन्होंने अपने आप को जो है नेचर ने ये सेलेक्ट किया कि वो कम लाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे आल्सो डिपेंड ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट की जब हम लोग बात करते हैं, फोटो पीरियोडिज्म वो क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ डार्क एंड लाइट एक्सपोजर। कितना ज्यादा जो प्लांट है लाइट और डार्क से एक्सपोज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसकी फ्लावरिंग देखते हैं। कुछ कुछ होते हैं शॉर्ट डे, कुछ कुछ होते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। तो वही इसके अंदर बताया है कि फ्लावरिंग के लिए हमें लाइट की जरूरत तो है, एक एडिक्वेट अमाउंट में हमें लाइट भी चाहिए और डार्कनेस भी चाहिए। तो काफी सारे प्लांट जो है सनलाइट पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो उनकी फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट होती है फ्लावरिंग के लिए। Then light is also important for many animals as they use the diurnal and seasonal variation in light intensity and diffraction as cues for timing their foraging, migratory and reproductive activities। लाइट जो है कई बारी एनिमल्स के लिए भी जरूरी होती है, कई क्या काफी एनिमल्स के लिए जरूरी होती है, जिसकी वजह से वो अपनी डायर्नल और सीजनल वेरिएशन करवाते हैं। मतलब कई कई एनिमल्स जो हम बोलते हैं ना, समर स्लीप में चले गए, विंटर स्लीप में चले गए, वो सारा क्या होता है, वो इसी लाइट सनलाइट के लिए ही रिस्पॉन्स होता है, सनलाइट का ही रिस्पॉन्स होता है, जिसके अंदर वो माइग्रेट करते हैं, फॉरेज करते हैं और रिप्रोडक्शन शो करते हैं। जिसके हिसाब से लाइट होगी वही ऑर्गेनिज्म वही जो है फंक्शन डिस्प्ले करेगा। So the UV component of the solar radiation, it is harmful to many organisms. All the color components of the visible spectrum, they are not available for marine plants living at different depths of the ocean. जो UV component है solar radiation का, वो बहुत ही ज़्यादा harmful होता है। बाकी सारे जो visible component में आते हैं वो marine plants को available होते हैं at different depths in the ocean. Last abiotic factor आता है हमारा soil. सॉइल क्या होता है, द नेचर एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, इट वेरीज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। जब हम सॉइल के बारे में बात करते हैं तो जो उसका नेचर होता है, जो सॉइल की वैरायटी होती है, वो वैरी करती है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। सो वो किस पे डिपेंड करती है, क्लाइमेट पे डिपेंड करती है, वेदरिंग पे डिपेंड करती है और ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करती है। So the nature and properties of the soil, they vary from place to place and वो किस पे डिपेंड करती है, क्लाइमेट, वेदरिंग और ट्रांसपोर्टेशन या फिर सेडिमेंट्री कि हाउ इट इज डेवलप्ड और वो कैसे हमारे यहाँ पे आई है। So the soil composition, the grain size and the aggregation, it determines the percolation and water holding capacity of the soil। जैसे कि हम लोग सॉइल के टाइप्स देखते हैं, तो वो किस पे डिपेंड करता है कि ग्रेन कैसा है, फाइन ग्रेन है या फिर मोटा ग्रेन है, लार्ज ग्रेन है। देन कॉम्पोजिशन क्या है, उसके अंदर कितने % क्या डला हुआ है। देन एग्रीगेशन कैसी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है या फिर नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है हमारी डिटरमाइन करती है कि सॉइल का टाइप क्या है और उस सॉइल के अंदर कौन सा प्लांट बेटर ग्रो कर सकता है। The characteristics like pH, mineral composition and the topography, they determine the vegetation of an area. So जो characteristics हैं like pH हो गया, mineral composition हो गया, topography हो गया, वो क्या करते हैं कि एरिया के vegetation को determine करते हैं। So this in turn it dictates the type of animal supported। इससे क्या पता चलता है कि animals वो कौन से support कर रही है और प्लांट्स कौन से सपोर्ट कर रही है। तो वो जो है हमारा एक इसलिए मेजर रोल प्ले करती है। इट डिटरमाइंस हाउ ऑर्गेनिजम्स दे कैन कोप और मैनेज विद स्ट्रेसफुल कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट।
सॉइल ये भी डिटरमाइन करती है कि कैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर एनिमल्स हैं वो स्ट्रेसफुल जो एनवायरनमेंट है हमारा उससे कैसे कोप अप करेंगे. So during the course of millions of years of their existence, many species would have evolved a relatively constant internal environment that permits all biochemical reactions and physiological functions to proceed with maximal efficiency and enhance the overall fitness of the species. तो जब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सेस की, रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं हमारे, वो मतलब आप बोल सकते हो कि वो रिस्पॉन्स जब हम एक रिएक्शन होता है कि कैसे हमारे जो प्लांट्स या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, वो कैसे कोप करते हैं, मैनेज करते हैं विद द स्ट्रेसफुल कंडीशंस ऑफ द हैबिटेट. ये हमारे क्या बनाते हैं, रिस्पॉन्सेस बनाते हैं. तो हमने मिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर देखा है कि अगर एनिमल्स सर्वाइव कर रहे हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म होगा जो कि एक कॉन्स्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बनाता है, जिसकी वजह से जितने भी उसके अंदर बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे के सारे मैक्सिमल एफिशिएंसी के साथ काम करें. So the organism should try to maintain the constancy of the internal body temperature. जैसे कि मैंने बताया, अगर एनिमल्स इतने समय से सर्वाइव कर रहे हैं, है ना, अगर एनिमल्स हमारे इतने समय से सर्वाइव कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, और अपने आसपास के टेम्परेचर को जो है वो लोग कॉन्स्टेंटली जो है अपने अकॉर्डिंगली बना रहे हैं या फिर अपनी बॉडी को वैसे अडाप्ट कर रहे हैं, पर वो जो अपने बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उन्हें खराब नहीं होने दे रहे हैं, उन्हें प्रॉपर्ली फंक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं. सो द ऑर्गेनिजम्स दे ट्राई टू मेंटेन द, वो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर की कॉन्स्टेंसी को मेंटेन करते हैं. कैसे मेंटेन करते हैं, बाय द होमोस्टैसिस. होमोस्टैसिस क्या होता है कि बाहर का एनवायरनमेंट जैसा भी हो, जैसे अभी ठंड है, गर्मी है, पर हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, वो हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है. सो ह्यूमन बींग्स दे कैन मेंटेन द होम्योस्टैसिस, मतलब अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन कर सकते हैं बाय यूजिंग आर्टिफिशियल मीन्स. आर्टिफिशियल मीन्स हम क्या क्या यूज करते हैं, जैसे गर्मियों के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, एयर कंडीशनर यूज करते हैं. विंटर्स के हम लोग क्या यूज करते हैं, विंटर्स के अंदर हम लोग हीटर यूज करते हैं. तो हम कुछ ना कुछ करके अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है कांस्टेंट कर लेते हैं. जैसे कि अभी विंटर्स चल रही हैं तो ये जैकेट पहन के हम लोग अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर रहे हैं. Ways by which other organism can cope up with the environmental changes they are given below. जब हम और organisms की बात करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें अपनाएं. ह्यूमन बींग्स में पता चल गया कि एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल चीज़ों की वजह से अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, पर जब हम और ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो कुछ मैकेनिज्म्स जो हैं उनके अंदर इवॉल्व हुए हैं जिसकी वजह से वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं. तो आइए देखते हैं क्या क्या है. सबसे पहला रेगुलेशन. So regulation, some organisms they maintain the homeostasis by physiological and behavioral means. कुछ organisms जो है अपने body temperature को, अपने homeostasis को कैसे maintain करते हैं, by the physiological means. So all the birds and mammals और जो few lower vertebrates होते हैं, invertebrates होते हैं, वो thermoregulation और osmoregulation कर पाते हैं. क्या कर पाते हैं, थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. तो पहला हमारा क्या है, रेगुलेशन का मैकेनिज्म है जिसके अंदर है हमारा थर्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. In mammals during summer sweating occurs profusely and the evaporation brings down the temperature. जैसे कि हमने देखा कि समर्स के अंदर स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग जब इवेपोरेट होती है तो एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है, तो वो है हमारा एक टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन का. देन नेक्स्ट, इन मैमल्स ड्यूरिंग विंटर शिवरिंग अकर्स. विंटर्स के अंदर क्या होता है, शिवरिंग होती है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और बॉडी टेम्परेचर हमारा राइज होता है. नेक्स्ट, अगर हम प्लांट्स की बात करें सो उनके अंदर ऐसे कोई मैकेनिज्म्स नहीं होते इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए. सो रेगुलेशन के अंदर हमने क्या क्या देखा, जो स्वेटिंग होती है, जो शिवरिंग होती है, उसकी वजह से टेम्परेचर रेगुलेट होता है. नेक्स्ट मैकेनिज्म आता है कन्फर्म का. कन्फर्मर्स जो होते हैं हमारे, कन्फर्मर्स, तो जब हम कन्फर्मर्स की बात करते हैं तो अबाउट 99% ऑफ एनिमल्स एंड ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट्स
दे कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। 99% जो एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो अपना कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं। एंड देयर बॉडी टेम्परेचर इट चेंजेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर। उनका बॉडी टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से चेंज होता है। इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द osmotic concentration of the body fluid it changes with that of the osmotic concentration of the ambient water। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बाहर के ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ साथ ही चेंज होता है। सो दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स दे आर कॉल्ड एज कन्फर्मर्स। इन एनिमल्स या फिर प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं कन्फर्मर्स, जो बाहर के टेम्परेचर और बाहर के ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंगली अपने अंदर का भी वैसा ही सेम कर लेते हैं। So thermoregulation is energetically expensive for many organisms and this is especially true for small animals like shrews and hummingbird। जो हमने thermoregulation देखी थी shivering और sweating की, वो जो होती है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंसिव होती है, एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो इसीलिए कई ऑर्गेनिजम्स इसे शो नहीं कर पाते, जैसे श्रूज हो गए, हमिंग बर्ड्स हो गई। सो हीट लॉस और गेन इट इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनका जो सरफेस एरिया होता है वो छोटा होता है, नहीं उनका सरफेस एरिया बड़ा होता है कंपेयर टू देयर वॉल्यूम। सो वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी हीट बहुत जल्दी निकलती है जब बाहर होता है, जब बाहर ठंडा होता है। सो दे have to expend much energy to generate body heat due to metabolism and this is the reason that very small animals are rarely found in polar regions। अब polar regions के अंदर हमारे काफी सारे हमें big animals दिखते हैं, हमें बिग एनिमल्स दिखते हैं। जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उनकी वॉल्यूम से, तो ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जो हीट है वो बहुत जल्दी जल्दी निकलती है व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। तो क्या होगा, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है टू जनरेट द हीट। इसी वजह से जो पोलर रीजन्स होते हैं उसके अंदर स्मॉल एनिमल्स नहीं होते हैं, बड़े एनिमल्स होते हैं। So it can be concluded that during the course of evolution, some species have evolved the ability to regulate, but only over a limited range of environmental conditions beyond which they simply conform। एक पॉइंट तक जो है वो अपनी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं जो एनिमल्स होते हैं, उसके बाद में जब ज़्यादा एनर्जी एक्सपैंड हो रही होती है तो वो कन्फर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब जैसे बाहर का टेम्परेचर होगा वही हमारा बॉडी टेम्परेचर होगा, वैसे ही करना शुरू कर देते हैं। सो माइग्रेट इट इज द टेम्परेरी मूवमेंट। माइग्रेशन क्या होती है, हमारी टेम्परेरी मूवमेंट होती है फ्रॉम अ स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू अ हॉस्पिटेबल एरिया। तो टेम्परेरी मूवमेंट होती है हमारी माइग्रेशन की क्या होती है, हमारी टेम्परेरी मूवमेंट होती है जब प्लांट्स नहीं एनिमल्स जो है मूव करते हैं फ्रॉम अ स्ट्रेसफुल हैबिटेट। जैसे अगर वो इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो वो क्या करेंगे, थोड़ी कम ठंडी जगह पे चले जाएंगे और वहाँ पे क्या होगा, उनको बेटर हॉस्पिटैलिटी मिलेगी और वो वापस तब आते हैं जब वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस जो है ख़त्म हो जाए। जैसे कि बर्ड्स जो होती है विंटर्स के अंदर क्या करती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशंस कर लेती हैं उस एरिया में जहाँ पे उनको बेटर कंडीशंस मिलती हैं। सो एवरी विंटर द फेमस कियोलाडो नेशनल पार्क इन भरतपुर होस्ट थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। सो हर सर्दियों के अंदर क्या होता है, जो कियोलाडो नेशनल पार्क है उसके अंदर बहुत सारी बर्ड्स जो है माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं अलग अलग एरिया से, और एक्सट्रीमली नॉर्थ इंडिया जो है हमारा बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो वहाँ से भी काफ़ी सारी बर्ड्स जो है भरतपुर के अंदर आके, भरतपुर बर्ड सेंचुरी के अंदर आके जो है माइग्रेट करती हैं। सस्पेंड हमारा रेगुलेशन हो गया, कंफर्म हो गया, देन आता है हमारा सस्पेंड। माइग्रेट हो गया, देन अब हमारा आता है फोर्थ सस्पेंड। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरिया, फंजाई, लोअर प्लांट्स वो अपने क्या करते हैं, मेटाबॉलिक रेट को जो है स्लो डाउन कर लेते हैं और थिक वॉल्ड स्पोर्स बना लेते हैं अपने आसपास, जिसकी वजह से वो ओवरकम कर जाते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशंस को। जो बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, कुछ प्लांट्स हो गए, अनफेवरेबल कंडीशंस में आसपास अपने स्पोर्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस को ओवरकम कर जाते हैं। एंड दीज स्पोर्स दे जर्मिनेट अंडर द ऑनसेट ऑफ सूटेबल एनवायरनमेंट। जब एनवायरनमेंट आएगा तब ये स्पोर्स जो है जर्मिनेट कर जाते हैं। इन दी हायर प्लांट्स द सीड्स एंड सम अदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दे सर्व एज अ मीन्स टू टाइड ओवर पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस। जो हायर प्लांट्स की जब हम बात करें तो कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो है मदद करते हैं टू टाइड ओवर दी स्ट्रेसफुल पीरियड्स। सो दे
रिड्यूस देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी और डॉर्मेंसी के अंदर चले जाते हैं। जैसे कि हमने सीड डॉर्मेंसी देखा होगा, सीड डॉर्मेंसी होती है ना कई कई प्लांट्स के अंदर। सो वो क्या करते हैं, वो स्पोर्स नहीं बनाते हमारे हायर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स स्पोर्स बना लेते हैं। हायर प्लांट्स क्या करते हैं, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सस्पेंड कर देते हैं और डॉर्मेंसी वाली स्टेज में चले जाते हैं। तो देखो आप देख सकते हो कि ऑर्गेनिज्म के रिस्पॉन्स का एक ग्राफ प्लॉट किया गया है। यहाँ पे इसका इंटरनल लेवल है, एक्सटर्नल लेवल है। तो जो पार्शियल रेगुलेटर्स होते हैं, फिर ये कन्फर्मर्स जो है कॉन्स्टेंटली उनका इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल मैच करता रहता है और रेगुलेटर्स खुद ही रेगुलेट करते रहते हैं। उनका इंटरनल लेवल देखो चेंज नहीं होता है, पर कन्फर्मर्स का इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल दोनों चेंज होता है। रेगुलेटर्स का इंटरनल लेवल चेंज नहीं होता पर एक्सटर्नल लेवल चेंज होता रहता है। और पार्शियल रेगुलेटर्स का इंटरनल और एक्सटर्नल रेगुलेटर एक पॉइंट तक चेंज होता है, उसके बाद में इंटरनल लेवल चेंज नहीं होता बट वो एक्सटर्नल लेवल चेंज होता रहता है। सो पार्शियल रेगुलेटर्स, रेगुलेटर्स एंड कन्फर्मर्स. Then some animals which fail to migrate, they may avoid the stress by escaping in time. For example, bear, it undergoes hibernation during the winter. कुछ एनिमल्स जो कि माइग्रेट नहीं कर पाते वो समर स्लीप और विंटर स्लीप में चले जाते हैं। समर स्लीप एंड विंटर स्लीप में चले जाते हैं। तो जब हम विंटर स्लीप की बात करते हैं कि जैसे बियर है वो हाइबरनेशन कर लेता है, मतलब उसकी क्या है, विंटर स्लीप है। और समर स्लीप क्या होती है हमारी, एस्टिवेशन। माइग्रेट तो कर नहीं सकते तो किसी जगह पे जाके सो जाओ, है ना, किसी जगह पे जाके सो जाओ और इनएक्टिव हो जाओ। तो स्नेल्स और फिश जो है एस्टिवेशन करते हैं, जिसकी वजह से वो जो समर्स के अंदर उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उससे एस्केप कर लेते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन मेनी जू प्लैंक्टन्स इन लेक्स एंड पॉन्ड्स दे एंटर अ डायोपॉज। डायापॉज क्या होता है, इट इज अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। उस स्टेज में एक पॉज आ जाता है लाइफ साइकिल में, कोई भी डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो रही होती है। तो ये कौन करता है, जू प्लैंक्टन्स एंड फाइटोप्लैंक्टन। स्नेल्स और फिशेस क्या करते हैं, समर स्लीप में चले जाते हैं क्योंकि उनको समर सूट नहीं करती। बियर्स जो है किस में चले जाते हैं, हाइबरनेशन, मतलब विंटर स्लीप में चले जाते हैं जब एक्सट्रीम विंटर्स हो जाती है। लास्ट टॉपिक हमारा इस क्लास का आज है अडेप्टेशन, विच इज एन एनी एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अडेप्टेशन वो कोई भी एट्रीब्यूट होगा जो मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली और बिहेवियर जो कि ऑर्गेनिज्म को एनेबल करता है टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। जब एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने हैबिटेट के अंदर अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है और फिजियोलॉजिकली एक्टिव है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बिहेवियरली एक्टिव है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन। हम बोलते हैं ना कि ये ऑर्गेनिज्म इस जगह को अडेप्ट हो गया। हम जैसे अपने नॉर्थ इंडिया के टेम्परेचर को अडेप्ट कर रहे हैं, मतलब हमारे अंदर जो है हम इसी एनवायरनमेंट के अंदर रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, सर्वाइव भी कर सकते हैं। सो मेनी अडेप्टेशंस दे हैव इवॉल्व्ड ड्यूरिंग अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम एंड दे आर फिक्स्ड। जैसे कि हम लोग जो है प्लेन लैंड पे रहते हैं तो हमारी जो है अडेप्टेशन प्लेन लैंड की है। हम लोग यहीं पे जो है फिजियोलॉजिकली, बिहेवियरली और मॉर्फोलॉजिकली एक्टिव रहते हैं। अडेप्टेशन क्या होता है, इट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें मॉर्फोलॉजिकल, फिजिकल और बिहेवियरल एस्पेक्ट से ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस कर सकता है और सर्वाइव कर सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ अडेप्टेशंस, सबसे पहला अडेप्टेशंस इन कैंगारू रैट। कैंगारू रैट की जब हम बात करते हैं, इट इज केपेबल ऑफ मीटिंग इट्स वाटर रिक्वायरमेंट्स बाय इंटरनल ऑक्सीडेशन। कहाँ पे रहता है हमारा कैंगारू रैट, वो रहता है हमारा नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट्स के अंदर। तो उसे अपनी वाटर रिक्वायरमेंट से फुलफिल करनी होती है, वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन, इंटरनल ऑक्सीडेशन से वाटर प्रोड्यूस करता है इवन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। सो इट कैन कंसंट्रेट इट्स यूरिन सो दैट मिनिमल वॉल्यूम ऑफ वाटर इट इज यूज टू एक्सपेल द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। यूरिन को अगर वो कंसंट्रेट कर देता है तो वाटर लॉस कम हो जाता है, तो ये भी उसकी एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। अडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स, जब हम लोग डेजर्ट प्लांट्स की बात करते हैं तो उनके अंदर क्या अडेप्टेशन होती है, थिक क्यूटिकल होती है उनकी लीव्स पे जिसकी वजह से वाटर जो है लॉस ना हो। स्टोमेटा जो है अरेंज होते हैं डीप पिट्स जिसकी वजह से स्टोमेटा से भी ट्रांसपिरेशन ना हो। दे हैव स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे, कैम पाथवे होता है जो कि स्टोमेटा को क्लोज रहने में मदद करता है ड्यूरिंग द डे टाइम। Desert plants like Opuntia, they have no leaves, they are reduced to spines and photosynthesis occurs in the flattened stem. तो ये कुछ जो adaptation है desert plants के अंदर है जिसके अंदर thick cuticle हो गई उनकी leaf surfaces पे जिससे कि water loss कम हो। स्टोमेटा डीप पिट्स के अंदर चला गया, फोटोसिंथेटिक पाथवे ऑल्टरनेटिवली काम करता है कैम पाथवे के थ्रू, और जो उनकी लीव्स है वो रिड्यूस होती है और जो हमारी फोटोसिंथेसिस होती है वो स्टेम से होती है।
Adaptation in mammals. Mammals from colder climates they generally have shorter ears और limbs, जिसकी वजह से heat loss कम होता है. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? Allen's rule बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Allen's rule बोलते हैं, जिसके अंदर colder climates के अंदर limbs जो है वो छोटी होती हैं. Then in polar seas, aquatic mammals like seals, they have thick layer of fat below their skin, जो कि इंसुलेटर की तरह एक्ट करती है और बॉडी हीट को बाहर नहीं जाने देती है. अडेप्टेशंस एट हाई एल्टीट्यूड्स. जब ह्यूमंस हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो उनकी क्या क्या अडेप्शन होती है? At high altitude places like Rohtang Pass, which is near Manali, China occupied Tibet, people they suffer from altitude sickness, जैसे कि मुझे भी होती है. Mountain sickness, altitude sickness, किसकी nausea वगैरह सब होता है. So its symptoms are nausea, fatigue and heart palpitations. This is because at low atmospheric pressure of high altitudes we cannot get enough oxygen. हमारे पास enough oxygen नहीं होती क्योंकि जो atmospheric pressure है वो कम होता है. So the relief occurs gradually due to acclimatization. हम धीरे धीरे उसको अडेप्ट करते हैं, acclimatize करते हैं, तो उससे हमारी जो है अडेप्टेशन होती है. बॉडी जो है कोप अप करती है लो ऑक्सीजन स्ट्रेस बाय इंक्रीजिंग द रेड आरबीसी प्रोडक्शन. आरबीसी ज्यादा होते हैं, तभी आपने देखा होगा जो पहाड़ों में लोग रहते हैं उनके चीक्स एकदम रेड होते हैं, क्योंकि उनके अंदर आरबीसीज ज्यादा होती है. बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन को डिक्रीज करते हैं और इंक्रीज करते हैं किसको? ब्रीदिंग रेट को. तो उससे जो है हाई एल्टीट्यूड पे ह्यूमंस सरवाइव कर पाते हैं. देन अडेप्टेशंस इन डेजर्ट लिजर्ड्स, ये बिहेवियरल रिस्पॉन्स है. सो दे एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सन व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द कंफर्ट जोन. वो क्या करते हैं? सन से हीट एब्जॉर्ब करते हैं. वो क्या करते हैं? शेड के अंदर मूव कर जाते हैं जब एम्बिएंट टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट करता है. कुछ कुछ जो लिजर्ड्स है वो सॉइल के अंदर बरी कर जाती है और अबव ग्राउंड हीट से एस्केप कर जाती है. सो बच्चों ये था हमारा ऑर्गेनिज्म और उसके कुछ रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरनमेंट. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स देखेंगे और पॉपुलेशन की ग्रोथ देखेंगे. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय.